जय हिंद दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। और आज आप सभी के लिए दोस्तों मैं लेके आया हूँ जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों ये जो वीडियो होगा आपका वह ग्रह यानी कि प्लैनेट से संबंधित होगा, जो कि आपका एक ही वीडियो में सारा एमसीक्यूज दोस्तों ग्रह से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे वह सभी एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आपको पूरा देखना है शुरू से अंत तक, ये आपको ध्यान रहे। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। अब आपके ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, उच्छल तारा, ये सभी। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि ग्रह जो है वह हमारे सौरमंडल में 8 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है वह 8 है, तथा सूर्य के दूरी के हिसाब से जो ग्रह है वह आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण को आपका इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं तथा वरुण को नेपच्यून कहते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह, ये सभी। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं, यानी कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि प्रकृति में पाए जाने वाले आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, तथा चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, ये आपको ध्यान देना है। आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है, तो आपको ध्यान देना है कि चंद्रमा जो है वह आपका पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तथा कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। अब आपके ऑप्शंस हैं केपलर, गैलीलियो, न्यूटन तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी केपलर। ग्रहों के गति का नियम केपलर जी ने प्रतिपादित किया था। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो केपलर साहब थे यह जर्मनी के खगोल वैज्ञानिक थे। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान देना है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है जो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है वह कौन से दिनांक को होता है। अब आपके ऑप्शन है 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई तथा 21 मार्च। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 21 जून, यानी कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो नॉर्वे है उसकी राजधानी ओस्लो है, तथा उसकी जो मुद्रा है वह नॉर्वेजियन क्रोन है। आपको ध्यान देना है कि आपके जो ऑप्शंस होंगे उसमें आपका नॉर्वेजियन नहीं होगा, तो आपको ध्यान देना है कि ओस्लो जो है यानी कि नॉर्वे की राजधानी, वहाँ की मुद्रा क्रोन है, तथा नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन देश है। ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मार्क करना है कि आपसे पूछा जा रहा है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं। अब आपके ऑप्शन है पृथ्वी, शुक्र, शनि तथा सूर्य। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सूर्य। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है, तो आपको ध्यान देना है कि उसमें आपका सूर्य हो जाएगा। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है, यानी कि जो सूर्य है वह आपका हाइड्रोजन और हीलियम का विशाल गोला है। ये आपको ध्यान देना है। और आपको यह ध्यान देना है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। तो आपके ऑप्शन है 97, 81, 95, 89, यानी कि 89। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 89, यानी कि अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की जो संख्या है वह 89 है। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि हाइड्रा जो है वह सबसे बड़ा तारामंडल है, तथा सेंटोरोस सबसे ज्यादा चमकीला तारामंडल है। ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है।
यानी कि इसका जो सही डेफिनेशन हो जाएगा, यानी कि इसका जो अर्थ हो जाएगा वह होगा कि पृथ्वी के जैसे ग्रहों की संख्या कितनी है। अब आपके ऑप्शन है 5, 8, 4, 7। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल है, ये आपको ध्यान देना है। और आपको यह भी ध्यान देना है कि पृथ्वी के समान होने के कारण इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मार्क करना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं। अब आपके ऑप्शन है उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु तथा ये सभी। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा को कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि एक तारा अपने जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जब यह लगभग अंतिम अवस्था या मरणासन अवस्था में पहुंचता है तो इसे अभिनव तारा कहते हैं। दोस्तों इंग्लिश में इसे सुपरनोवा भी कहते हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि इंग्लिश में अभिनव तारा को सुपरनोवा कहते हैं। आपके ऑप्शंस में कभी अभिनव तारा भी हो सकता है, कभी सुपरनोवा भी हो सकता है, तो आपको दोनों ध्यान देना है। और इस अवस्था में तारों की चमक बढ़ जाती है, ये भी आपको ध्यान देना है। यानी कि अभिनव तारा जब बनता है तारा तो इस अवस्था में तारों की चमक भी बढ़ जाती है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वी, शुक्र, सूर्य तथा चंद्रमा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी जो है वह आपका 8 ग्रहों में से एक ग्रह है तथा शुक्र भी आपका ग्रह है। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सूर्य जो है वह एक तारा है तथा चंद्रमा जो है वह आपका उपग्रह है, ये भी आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि सूर्य की जो सतह है जो दीप्तिमान रहती है, जिसे प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर भी कहा जाता है, उसका तापमान 5800 डिग्री केल्विन होता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। अब आपके ऑप्शंस हैं 3 मिनट 8 सेकंड, 8 मिनट 3 सेकंड, 7 मिनट 4 सेकंड तथा 9 मिनट 3 सेकंड। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 सेकंड लगते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है कि वैसे हम लोग याद कर लेते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वह पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं, तथा आपको ये भी ध्यान देना है चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वह पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है, तो आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। अब आपके ऑप्शंस हैं बुध, प्लूटो, वरुण तथा बृहस्पति। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि बढ़ते हुए क्रम में आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वरुण, यानी कि सूर्य के सबसे दूर जो ग्रह है वह आपका वरुण है। आपको दोस्तों ये भी ध्यान देना है बढ़ते हुए क्रम में, एक दो बार आप याद कर लीजिए कि जो सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों की संख्या है वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आपको ये ध्यान देना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना कि वरुण जो ग्रह है वह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। आपको ध्यान देना है दोस्तों कि आपसे पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो आपको ध्यान देना है कि वरुण, और इसका जो कारण है वह सूर्य से दूरी है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि वरुण जो ग्रह है इसके कुल 14 उपग्रह भी हैं तथा 164 साल में यह सूर्य का एक चक्र लगाता है, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था इससे पहले का, वह आपसे पूछा गया था सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। अब आपके ऑप्शन है बुध, प्लूटो, बृहस्पति, शुक्र। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बुध, यानी कि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वह बुध है, आपको ये ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा जो है वह आपका बुध है तथा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, ये भी आपको ध्यान देना है कि सूर्य का जो सबसे नजदीकी ग्रह है वह आपका बुध हो जाएगा तथा इसका परिक्रमण काल जो होता है वह 88 दिन, यानी कि 88 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा करता है, ये भी आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मार्क करना है, इस पे 3 स्टार लगाना है कि आपसे पूछा जा रहा है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अब आपके ऑप्शन है मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बुध। बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि सौरमंडल में बुध और शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा नहीं है, ये आपको ध्यान देना है, तथा अन्य सभी ग्रहों के कुछ न कुछ चंद्रमा या उपग्रह जरूर हैं। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि बुध सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं कि 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन तथा 87 दिन। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 88 दिन, यानी कि बुध शुक्र का जो चक्कर लगाता है वह 88 दिन पूरा कर लेता है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों बुध जो सौरमंडल के उन 5 ग्रहों में से एक है जो आकाश में नग्न आंखों में देखे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि सौरमंडल में 5 ग्रहों को आप नग्न आंखों से देख सकते हैं, यानी कि बिना कुछ लेंस और ना ही बिना कोई टेलीस्कोप लगाए। अब दोस्तों आपके अन्य जो 4 ग्रह हैं जिसे आप नग्न आंखों से देख सकते हैं, बुध के अलावा शुक्र, मंगल, बृहस्पति तथा शनि, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। अब आपके ऑप्शन है मंगल, शनि, शुक्र, बुध। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह जो है वह आपका बुध है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको शुक्र के बारे में ये ध्यान देना है कि शुक्र जो है वह पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये आपको ध्यान देना है। तथा आपको ये भी ध्यान देना है कि शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की वाहन कहा जाता है। अब आपके ऑप्शन है शनि, शुक्र, चंद्रमा तथा मंगल। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शुक्र, यानी कि पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि 2 ऐसे ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं है। अब आपके ऑप्शन है पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध तथा मंगल और शनि। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि शुक्र और बुध के कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, शुक्र तथा चंद्रमा। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। आपका जो क्वेश्चन है आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे। अब आपके ऑप्शन है चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, यानी कि इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शुक्र। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। अब आपके ऑप्शन है जनवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी महीने में होती है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि उपसौर जो होता है उसे आप लोग इसका डेफिनेशन समझ लीजिए कि पृथ्वी की कक्षा में वह स्थान जहां सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है उसे उपसौर की स्थिति कहते हैं। अब दोस्तों आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए कि जैसे ये हो गया आपका सूर्य और इसका जो चक्कर लगा रहे हैं सभी ग्रह वह ऐसे लगा रहे हैं। अब आपको ये ध्यान देना है जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है तो आपका जो आपसे आपको ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी की कक्षा में वह स्थान जहां सूर्य तथा पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है। अब आपको इसमें ध्यान देना है कि आपसे सबसे कम दूरी इसमें कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसमें जो आपका ये हो जाएगा कि यह स्थिति आपका उपसौर कहलाएगा, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मार्क करना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। अब आपके ऑप्शन है स्वेस, डेली, होम्स तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग स्वेस जी ने किया था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 परतें हैं पृथ्वी की जो पृथ्वी का निर्माण करती हैं। ये तीनों परतें मिलकर पृथ्वी का निर्माण करती हैं तथा सियाल यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है, इसे ही सियाल कहा जाता है। आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम है यह पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। दोस्तों आपके ऑप्शन है सीमा, नीफे, सियाल तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। अब आपके ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पृथ्वी के नीफे भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। अब दोस्तों आपको एक ट्रिक हिसाब से ये याद कर लेना है
कि इसमें से आपका निकेल हो जाएगा, जो वो नीफे में से आपका एक निकेल हो जाएगा, और लोहा को तो हम लोग फेरस कहते ही हैं। तो इससे आपको ध्यान देना है कि निकेल का जो अगला भाग है, पहला वाला शब्द है, वह है आपका नी, तथा फेरस का जो पहला शब्द है वह है आपका फे। तो इसी से आपका नीफे हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो की पॉइंट है वह ध्यान देना है कि पृथ्वी के कोर में निकल और लोहे की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को निफे यानी कि निकल और फेरस भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। अब आपके ऑप्शन है नीफे, सीमा, सियाल। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पृथ्वी की सीमा जो परत है उसमें बेसाल्ट चट्टानों की बहुत ही अधिक प्रचुर मात्रा है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है। अब आपके ऑप्शन है 40%, 45%, 68% तथा 90%। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% भाग मेंटल के रूप में पाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। आपके ऑप्शन हैं 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तथा 100 किलोमीटर। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 100 किलोमीटर, यानी कि आपको ध्यान देना है कि स्थल मंडल का जो विस्तार है वह 100 किलोमीटर की गहराई तक है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आपके ऑप्शन हैं लौह, क्रोमियम, एल्युमिनियम तथा पोटेशियम। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एल्युमिनियम, यानी कि पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि एल्युमिनियम जो है वह एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाया जाता है, तथा एल्युमिनियम का एक प्रमुख जो अयस्क है वह बॉक्साइट है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। अब आपके ऑप्शन है 30.1%, 28.4%, 29.2% तथा 38.7%। तो दोस्तों आपको मोटा मोटी ये समझ लेना है कि पृथ्वी के धरातल पर 29% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो इसके हिसाब से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक भी करना है। धन्यवाद दोस्तों।